Good morning, students. Myself हिमांशु वशिष्ठ. हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट का चल रहा था. इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़ के गए, उस समय इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, क्या स्टेटस था, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने देख रहे हैं. एग्रीकल्चर में क्या हाल था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, उसके बाद फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक पोजीशन, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कंडीशन थी वो कैसी थी, इनके बारे में वन बाय वन करके हमने डिटेल से स्टडी किया. अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो आ रहा है हमारे पास. यहाँ पर टॉपिक है, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. हम ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, यहाँ की इकॉनमी को डिस्ट्रॉय किया, और उनके इस डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड और पॉलिसीज़ की वजह से हमारी इंडियन इकॉनमी, जो किसी टाइम में प्रायर टू ब्रिटिश एरा बहुत ही प्रॉस्पेरस और डेवलप्ड इकॉनमी हुआ करती थी, वो एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकॉनमी के रूप में कन्वर्ट हो गई, है ना. और बिल्कुल तहस नहस करके वो यहाँ से गए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, और वो हम आज तक उस बैकवर्डनेस से पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं. लेकिन साथ में क्वेश्चन एक और क्रिएट होता है, अराइज होता है कि क्या सब कुछ नुकसान ही दिया अंग्रेज़ों ने. उनके यहाँ होने का, यहाँ पर 200 साल तक, लगभग नियर अबाउट 200 ईयर्स तक जो उन्होंने यहाँ पर रूल किया, उसका हमको कोई फ़ायदा नहीं मिला. तो ये जो सेक्शन है चैप्टर का लास्ट सेक्शन, ये इसी बात के ऊपर डिस्कस करता है कि वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट. नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमने देखे, लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव भी था ब्रिटिश रूल का. तो देखते हैं. सी, सर्टेनली नॉट. जवाब आ रहा है निश्चित तौर पर नहीं, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था. और इस पर हमने कल लास्ट वीडियो जो हमने दिया था उसमें भी हमने ये बात डिस्कस करी थी कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अगर यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट किया भी, तो वो हमारे गुड फेथ में या हमारे उसमें हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और जो उनका बिज़नेस पर्पस था उसको इजी बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए किया. चाहे वो रेलवेज़ हों, चाहे वो आपके कम्युनिकेशन हो, चाहे रोड हो, पोर्ट्स वगैरह हों, व्हाटएवर, जो भी उन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए वो अपने फ़ायदे के लिए किए. ये अलग बात है कि फिर वो जब यहाँ से गए तो फिर वो हमारे पास रह गए और हमारे लिए भी काम में आने लगे. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ रहते हुए हमारी अच्छाई के लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बिछाए, रोडवेज़ बनाए, पोर्ट्स वगैरह बनाए. ठीक है ना. तो सर्टेनली नॉट, निश्चित तौर पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट अंग्रेज़ों के रूल का, ब्रिटिश रूल का इंडियन इकोनॉमी पर नहीं है. इफ़ द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इज़ स्टडीड विद रेफरेंस टू मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, अगर हम बात करें कि उनका मोटिव क्या था, तो मोटिव तो उनका सिंपली इंडिया को एज ए मार्केट एक्सप्लॉइट करना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था. तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, उस रेफरेंस से बात करें, तो सर्टेनली नॉट, निश्चित तौर पर नहीं ही इसका जवाब है. ओके, द मोटिव वॉज क्लियर एंड फोकस्ड. जो उनका उद्देश्य था बिल्कुल क्लियर था. वो यहाँ क्यों आए हुए हैं, क्या उनका काम है, ये उनके माइंड में पूरी तरह से क्लियर थी ये बात. इट वाज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. और ये मोटिव क्या था, इंडियन इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करना. हाउएवर द मीन्स टू अचीव द एंड yielded some positive side effect. हाँ, ये इन्होंने कहा ना कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उस मोटिव को अचीव करने के लिए जो मीन्स उन्होंने अडॉप्ट करे, उन मीन्स का कुछ साइड इफ़ेक्ट, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट हमें ज़रूर देखने को मिलता है. जैसे अगर हम बात करें रेलवेज़ की बात करें, तो रेलवे सर्टेनली इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बून साबित हो रही है आज. और अंग्रेज़ों के रहते हुए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नियर अबाउट 50,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछ चुका था पूरे इंडिया में. अभी एट प्रेजेंट 63,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है इंडिया में, जिसमें से नियर अबाउट 50,000 तो अंग्रेज़ों ने ही
इस्टेब्लिश किया था। तो नो डाउट उस का हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट मिला है पॉजिटिवली। दीज आर एज अंडर। अब ये पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? नंबर 1, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। सबसे पहले तो उन्होंने किसानों का जो दृष्टिकोण था, जो सोच थी लाइफ को लेकर, अपने एग्रीकल्चर को लेकर, उसको चेंज किया। प्रायर टू ब्रिटिश एरा जो किसान जो था उसका आउटलुक जो था, उसकी जो सोच थी, उसकी जो अप्रोच थी, वो कमर्शियल नहीं थी बल्कि सबसिस्टेंस वाली थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप करी और उसके लिए रॉ मटेरियल की उनको रिक्वायरमेंट थी, तो उस रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने फोर्स किया, उनको इंड्यूस किया किसानों को कि भाई आप लोग जो हैं कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो, लाइक मस्टर्ड, लाइक ग्राउंडनट, लाइक कॉटन, लाइक शुगर केन, इनको आप उगाइए, ठीक है ना। तो इससे पहले ऐसा उनका कोई सोच नहीं थी, बस अपना खाने पीने के हिसाब से गेहूं, चावल, मकई, मेज़ और मिलेट, बाजरा वगैरह जो होता है वो उगा लेते थे, खा पी लेते थे और अपना आराम से हरी भजन करते रहते थे। लेकिन एक कमर्शियल एटीट्यूड, एक कमर्शियल आउटलुक जो दिया अंग्रेज़ों ने, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सपोज द सबसिस्टेंस फार्मर to uncertainties of the market. True, but it also lead to a gradual change in outlook of the farmer. तो ये जो फोर्स कमर्शलाइजेशन किया अंग्रेज़ों ने एग्रीकल्चर का, ज़बरदस्ती उनसे कमर्शियल क्रॉप्स उगवाई, उससे उनका आउटलुक जो था, उनकी जो सोच थी वो बदली। द फार्मर्स स्टार्टेड कंसीडरिंग मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस एज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्शन डिसीजन, है ना। आप किसान सोचने लगे कि भाई मुझे कौन सी फसल को उगाने में ज़्यादा फ़ायदा है। गेहूँ उगाने में ज़्यादा फ़ायदा है तो गेहूँ उगाऊँगा, अगर सरसों उगाने में ज़्यादा फ़ायदा तो सरसों उगाऊँगा। और ये कमर्शियल एटीट्यूड तब से अब तक, प्रेजेंट टाइम तक बढ़ता ही जा रहा है और उसी का रिज़ल्ट है कि आज किसान जो हैं बहुत ही प्रॉस्पेरस कंडीशन में पहुँच चुके हैं, ठीक है। सेकेंड जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम बता सकते हैं वो ये है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंग्रेज़ों ने एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया, और वो कैसे जनरेट किया? स्प्रेड ऑफ रेलवेज़ के विस्तार से, एंड रोडवेज़ ओपन द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। आज आप देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह के अंदर आप देखते होंगे कि मज़दूरों का पलायन हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। बिहार का मज़दूर जो है वो यूपी में आके काम करता है, यूपी का मज़दूर जो है वो बंगाल में, बंगाल का जो है पंजाब में, पंजाब के लोग जो हैं, मतलब पूरे इंडिया के अंदर लोग आराम से मोबिलाइज हो रहे हैं। जहाँ पर जिसको काम मिल रहा है अपनी कैपेबिलिटी और अपनी एबिलिटी के हिसाब से वहाँ पर वो जा रहा है। वो जा कैसे पा रहा है? वो जा पा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स से। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स में कौन सा आ जाते हैं आपके? मेनली आते हैं रेलवेज़ एंड रोडवेज़। और ये रेलवेज़ रोडवेज़ का जो खाका तैयार किया, खाका बोले तो ब्लूप्रिंट, और इसको ग्राउंड लेवल पर जो इस्टेब्लिश किया वो अंग्रेज़ों ने ही किया। तो उससे एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई। थर्ड है कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। पहले क्या होता था कि डैम्स वगैरह नहीं थे, कैनाल्स वगैरह नहीं होती थी, तो बरसात नहीं हुई तो चलो वो एक अलग प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अगर ज़्यादा बरसात हो जाती थी तो बाढ़ की प्रॉब्लम आ जाती थी, और नहीं होती थी तो फेमाइंस, सूखे वगैरह की प्रॉब्लम होती थी। उसको भी अंग्रेज़ों ने कंट्रोल किया। कैसे? रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फेमाइन अफेक्टेड एरिया। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो किसी एरिया के अंदर मान लीजिए बरसात नहीं हुई और वहाँ पर गेहूँ और चावल जो भी फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन जो रिक्वायर्ड है वो उतना नहीं हो पाया, तो वहाँ पे फेमाइन की कंडीशंस क्रिएट हो जाती थी और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट में अपना टाइम निकालना पड़ता था। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आने से आज हम देख पा रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी स्टेट के अंदर किसी चीज़ की कमी है तो थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवेज एंड रोडवेज जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं वो तुरंत गवर्नमेंट जो है वहाँ पर पहुँचा देती है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली फेमाइंस वर कंट्रोल्ड। उसके बाद है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देखिए एक्सचेंज मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान। अंग्रेज़ों के आने से पहले
मोस्ट ऑफ जो एक्सचेंज था वो हमारा बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। बार्टर सिस्टम में होता है गुड्स वर एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ गुड्स, चीज़ों के बदले में चीज़ें। मेरे पास गेहूँ बहुत सारा है, जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, अब मेरे को चावल चाहिए तो मैं गेहूँ के बदले में चावल ले लिए, चावल वाले ने चावल के बदले में मकई ले ली या कोई और दूसरी चीज़ ले ली, तो ये गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, तो ये बार्टर सिस्टम था। लेकिन इस सिस्टम की बहुत लिमिटेशंस थी। इसके बारे में जब हम क्या नाम से मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे बुक में तो उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। इस एक्सचेंज सिस्टम को अंग्रेज़ों ने मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम से रिप्लेस किया। मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम का मतलब जिसमें आप किसी भी चीज़ के बदले में चीज़ नहीं देते बल्कि पैसा देते हैं, जो आज हम करते हैं एट द प्रेजेंट टाइम। हमें कोई भी चीज़ देनी होती है, हम उसके बदले में पैसा देते हैं और वो चीज़ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम अंग्रेज़ों ने कॉमन किया, इसको बढ़ाया। There was a transition from barter system of exchange to monetary system of exchange, है ना। जो मैं आपको कह रहा था कि पहले बार्टर सिस्टम था, उसमें प्रॉब्लम यही थी कि नंबर ऑफ़ एक्सचेंज बहुत लिमिटेड होते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो नहीं पाती थी, तो इस वजह से इकोनॉमी जो थी वो उतनी रैपिडली ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। तो उस सिस्टम को इन्होंने रिप्लेस किया मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम से। ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेटेड डिवीज़न ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और जब मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम आ गया तो डिवीज़न ऑफ लेबर की फैसिलिटी मिली, स्पेशलाइजेशन की फैसिलिटी मिली एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन की फैसिलिटी मिली, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को की स्पीड जो थी वो एक्सेलरेट हो सकी, बढ़ सकी। और लास्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट पॉजिटिव, वो है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आज भी एट द प्रेजेंट टाइम, इवन प्रेजेंट टाइम में भी जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है कि एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के नीचे उसका डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, उसके नीचे और 2 4 5 जने होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाओ तो कलेक्टर साहब होते हैं, कलेक्टर साहब के नीचे एसडीएम होता है, उसके नीचे तहसीलदार है, तहसीलदार के नीचे पटवारी है, गिरदावर है ना। ये एक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो ये एफिशिएंट सिस्टम है। ये अंग्रेज़ों के आने से पहले हमें इसका नॉलेज नहीं था, ये सिस्टम अंग्रेज़ हमको दे कर गए हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया लेफ्ट अ लिगेसी, लिगेसी बोलते हैं विरासत, लिगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस सर्व्ड एज अ रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियन एंड प्लानर्स। तो ये 5 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है कि भाई क्या सिर्फ नुकसान ही किया है कि अंग्रेज़ों ने कुछ भला नहीं किया। तो किया है थोड़ा बहुत, लेकिन डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वो भला है, वो साइड इफ़ेक्ट के तौर पर हम उसको मान सकते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये 4-5 पॉइंट्स। ओके, इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज़ इन इंडिया, ये एक अलग पॉइंट है, टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि रेलवेज़ का इंडिया में आने के बाद रेलवेज़ का क्या इम्पैक्ट रहा, क्या प्रभाव रहा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हैं। तो पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। रेलवे फैसिलिटेटेड एक्सपेंशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री शोड अ सिग्निफिकेंस राइज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस की जो क्लासेस थी उसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई रेलवे से के इस्टेब्लिशमेंट से इंटीरियर इंडिया तक जो था वो अंग्रेज़ों की पहुंच बन सकी, कच्चा माल वहां से आसानी से पोर्ट तक लाया जा सका, और पोर्ट से जो फिनिश गुड्स थी जो ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे उनको इंटीरियर इंडिया के पार्ट्स तक आसानी से पहुँचाया जा सका। तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए। सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, रेलवेज फैसिलिटेटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करने में रेलवे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज गुड्स कुड देन बी मूव्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस, दिस इम्प्लाइड अ मॉडेस्ट चेंज द आउटलुक ऑफ द फार्मर। ओके, जो उनका सरप्लस प्रोडक्शन था उसको दूसरे इलाकों में आसानी से बेचा जा सकने लगा, जिससे उनका आउटलुक चेंज हुआ कि अच्छा हम अगर एक्स्ट्रा सरसों उगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहाँ यूज़ करेंगे। राजस्थान के अंदर आज सरसों बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सरप्लस में प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो सरसों के लिए सूटेबल है, ठीक है ना। तो क्या सारा सरसों कंज्यूम हो जाता है राजस्थान में? नो, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर, इवन आउट ऑफ इंडिया, राजस्थान में
जो उगाई हुई सरसों हैं वो उसको बेचा जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? रेलवेज़ के थ्रू। दे स्टार्टेड व्यूइंग फार्मिंग एज अ बिज़नेस। किसानों ने खेती को एक बिज़नेस के तौर पर देखना शुरू कर दिया, उनका आउटलुक चेंज हो गया। रादर मियरली एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। पहले तो उनका ये जो सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस है, हाँ भाई ठीक है, खाने के लिए गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए तो उगा लो और खा लो, लेकिन ये आउटलुक चेंज हो गया और कमर्शियल आउटलुक में कन्वर्ट हो गया। दूसरा है रेलवेज इनेबल्ड पीपल टू ब्रेक द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड अंडरटेक जर्नीज टू फार ऑफ प्लेसेस। आज हम एक मिनट सोच के देखते हैं यार, अगर चेन्नई जाना है तो हम कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हम 1 मिनट के अंदर रेलवेज़ में अपना टिकट बुक कराते हैं। जयपुर टू चेन्नई जो ट्रेन चलती है उसमें बैठेंगे और 2 या 3 दिन का जो भी टाइम लगता है उसमें हम चेन्नई पहुंच जाएंगे। लेकिन आज से 70-80 साल पहले, या जब तक रेलवे नहीं था उस समय चेन्नई तो बहुत दूर की बात है, टोंक से जयपुर जाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ करता था कि कैसे जाएँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये जो बैरियर था, इस बैरियर को ब्रेक करा रेलवेज़ ने। दिस प्रमोटेड कल्चरल एफिनिटी अमंग द कंट्रीमैन। तो सांस्कृतिक मिलन हुआ देश के लोगों में। साउथ जो था वो नॉर्थ से मिला, नॉर्थ जो था वो ईस्ट से मिला, ईस्ट के बंदे जो थे वो वेस्ट से मिले, ठीक है ना। तो एक इंटीग्रेशन आई। और उसके बाद फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स ग्रेन across different parts of the country owing to railways had to control the spread of famines। तो इसके ऊपर अभी इस बार पे हमने ऊपर वाले पॉइंट में चर्चा भी करी, डिस्कस किया था कि फेमाइंस जो सूखा अकाल जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, उन पर एफिशिएंटली कंट्रोल किया जा सका रेलवेज़ के आने के बाद। कि अगर किसी स्टेट के अंदर किसी वजह से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया है तो रेलवे के थ्रू दूसरे स्टेट से जो था खाने पीने की चीज़ें आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकी, तो फेमाइंस वगैरह जो थे वो कंट्रोल हुए। ओके, फूड सप्लाईज कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्राइवन टू स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मरना। तो भूख से मरने से पहले ही लोगों के पास अनाज और अदर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आसानी से पहुंचने लगी। ये तो थे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब ऐसा नहीं है केवल पॉजिटिव ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे कुछ रेलवेज़ के। नंबर 1, रेलवेज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भाई रेलवे आया तो ही तो अंग्रेज़ों का मार्केट जो था, उनकी गुड्स का मार्केट बढ़ा, है ना। और वो इंटीरियर तक जहाँ तक वो चाहते थे वहाँ तक उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचाया और अपनी मार्केट पर अपनी पकड़ बनाई। तो इसने इंडियन इकोनॉमी के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। बिकॉज प्राइमरी गुड्स लाइक रॉ मटेरियल कुड देन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फील्ड्स एंड फार्म्स टू द पोर्ट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। आसानी से कच्चा माल जो था वो हिंदुस्तान का जो इंटीरियर इलाके थे, देहाती इलाके, वहाँ से लोड करके पोर्ट्स तक लाया जा सका और पोर्ट से फिर उसको एक्सपोर्ट किया गया ब्रिटेन की तरफ, ठीक है ना। तो ये रेलवे फैसिलिटी थी तो ही ये पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक रहा। और दूसरा, फिनिश गुड्स कमिंग एज इम्पोर्ट टू द इंडियन इकोनॉमी कुड बी ईजीली ट्रांसपोर्टेड टू द इंटीरियर ऑफ द कंट्री फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल। तो जैसे कच्चा माल आसानी से इंटीरियर से कलेक्ट करके पोर्ट, और पोर्ट से ग्रेट ब्रिटेन, वैसे ही ग्रेट ब्रिटेन से इजीली फिनिश गुड्स जो थी वो पोर्ट्स पर, और पोर्ट से फिर उनको थ्रू द रेलवे पूरे इंडिया के अंदर आसानी से भेजा जा सकने लगा। और इससे जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट था, लोकल मार्केट, वो धीरे धीरे डिके होता चला गया, डिस्ट्रॉय होता चला गया, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट्स हम नेगेटिव इम्पैक्ट में हम रेलवेज़ के ले सकते हैं। दस द स्प्रेड ऑफ रेलवे लीड टू द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पावर पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड किया गया है, इनको आप पढ़िएगा। सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको चैप्टर में बताई है। इसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है आपने। कोई क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट कर रहा है तो आप उसको मार्क कर लें, और जब भी ऑफलाइन क्लास होती है तो हम उसको क्वेश्चन को डिस्कस करके आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। नोटबुक में नहीं करना है आपको इन MCQs को। इसी तरह से अप्रोप्रिएट वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 मार्क्स वाले सेक्शन में। ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो इनको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स हैं। उसके बाद मैचिंग एंड क्रोनोलॉजिकल, ये क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं कि ये 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 के अंदर इंसिडेंट्स हैं और कॉलम 2 में उनका
इंटरप्रिटेशन है, आपको मैच करना है, ठीक है। ये जहाँ पर इन्होंने आंसर भी दे रखा है, आप पढ़िएगा, इजी चीज़ होती है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर पुटअप हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये इस तरह के आते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग। दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, असर्शन और उसका रीज़न। पहला स्टेटमेंट जैसे इंडिया एक्सपीरियंस्ड ट्रेड सरप्लस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड द रीज़न इज़ ब्रिटिश यूज द ट्रेड सरप्लस टू फाइनेंस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन ट्रेड। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है वो ये कहता है कि इंडिया एक्सपीरियंस ट्रेड सरप्लस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल था तो इंडिया ने ट्रेड सरप्लस को एंजॉय किया, एक्सपीरियंस किया, मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इंपोर्ट कम था। और इसका रीज़न बता रहा है कि ब्रिटिश यूज़ द ट्रेड सरप्लस टू फाइनेंस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन इंडिया। ब्रिटिश जो थे वो इस ट्रेड सरप्लस को, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, इसको यूज़ किया करते थे काय के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। इंडिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने उस ट्रेड सरप्लस को कभी भी यूज़ नहीं किया, बल्कि अपने पर्सनल मोटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए किया। तो ये दो स्टेटमेंट दे दिए। अब आंसर में 4 ऑप्शन है कि बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। दोनों ही बातें सही हैं और जो रीज़न है वो असर्शन का सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नंबर 1, बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। ए सही है लेकिन रीज़न गलत है। ए इज़ फॉल्स, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। अब हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आंसर है बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि असर्शन ए एंड रीज़न आर, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यस, बिल्कुल, कि इंडिया ने ड्यूरिंग ब्रिटिश राज ट्रेड सरप्लस को एक्सपीरियंस किया, यस। लेकिन ये कहना कि इसकी वजह से ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, रीज़न जो दिया हुआ है, रीज़न इस वजह से क्रिएट हुआ है, ये गलत है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको देना है, ठीक है। तो इनको आप पढ़िएगा। और इस तरह इसके बाद आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, कंसर्निंग चैप्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही होता है ये, और उसी से रिलेटेड बातें होती हैं और उस पैराग्राफ के बेस पर कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद नोटबुक में आपको जो करना है वो करना है वेरी शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस को सिर्फ आपने स्टडी करना है। कोई क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट कर रहा है तो उसको मार्क कर लें और इसको हम बाद में स्टडी कर लेंगे। और HOTS हॉट एंड एप्लीकेशंस के 3 क्वेश्चंस 4 दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं और एनालिसिस एंड इवोल्यूशंस करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में, होमवर्क की नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद ये CBSE के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको नोटबुक में नहीं करना है, केवल पढ़ना है और इनके आंसर जो चैप्टर में से ढूंढने की कोशिश करना है। इन्होंने यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है। NCERT के क्वेश्चंस, ये आपकी जो गवर्नमेंट बुक है NCERT की, उनके क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको नोटबुक के अंदर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप हो सकते हैं, इसकी ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो NCERT के क्वेश्चंस जो हैं वो आप सारे जितने भी आपको दिए हुए हैं, ये 16 क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपनी आंसर बुक में, अपनी नोटबुक जो है आपकी होमवर्क की, उसमें आपको करना है, ठीक है ना। और उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या जिसका आंसर से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसको मार्क कर लें, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मिसलेनियस एंड रेफरेंस टू टेक्स्ट फॉर आंसर्स, ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, ये लगभग वैसे ही क्वेश्चन हैं जो हमें आगे वाले सेक्शंस में देखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। इसको पूरे चैप्टर को पढ़िएगा स्टार्ट टू फिनिश और क्वेश्चंस वगैरह कीजिएगा ध्यान से, उससे आपका चैप्टर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर 5 ईयर प्लान्स वाला हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।